दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हॉलीवुड की एक शानदार और रोमांच से भरपूर फिल्म की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इथाका राज्य के महान राजा ओडिसियस से, जो अपने परिवार और अपनी पत्नी को छोड़कर एक भयानक युद्ध लड़ने निकल पड़ता है। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता है और आखिरकार ओडिसियस अपने दुश्मनों को हराकर शानदार जीत हासिल कर लेता है। लेकिन असली मुश्किल तो जीत के बाद शुरू होती है, जब वो अपने सैनिकों के साथ घर लौटने के लिए समुद्र का रास्ता अपनाता है। तभी एक भयानक तूफान उनकी पूरी यात्रा को तबाह कर देता है। इस तूफान में उसके कई सैनिक मारे जाते हैं, जबकि ओडिसियस खुद अलग अलग रहस्यमयी द्वीपों पर भटकता रह जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि इस भटकन में पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। लगातार संघर्ष और अकेलेपन की वजह से उसकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है और वो अपने अतीत की कई बातें भूलने लगता है। यही से हमारी असली कहानी शुरू होती है। अब दूसरी तरफ इथाका राज्य का हाल देखते हैं, जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पूरे राज्य में यही चर्चा थी कि ओडिसियस अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ लोगों का मानना था कि वह युद्ध में मारा गया, जबकि कुछ का कहना था कि समुद्र ने उसे निगल लिया। हालांकि उन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे आज भी ओडिसियस के लौटने पर पूरा विश्वास था। वह रोज लोगों के बीच खड़ा होकर ओडिसियस की वीरता और उसके कारनामों की कहानियां सुनाया करता था। उधर ओडिसियस का बेटा टेलीमेकस अब बड़ा हो चुका था। वही उसकी पत्नी भी पिछले 10 वर्षों से हर दिन उसकी राह देख रही थी। लेकिन इतने लंबे समय तक कोई खबर न मिलने की वजह से अब उसे भी लगभग यकीन हो चुका था कि ओडिसियस शायद कभी वापस नहीं आएगा। उधर जो व्यक्ति रोज लोगों को ओडिसियस की वीरता की कहानियां सुनाया करता था, उसे ओडिसियस की पत्नी ऐसा करने से मना करती थी। लेकिन उनका बेटा टेलीमेकस अब भी पूरी उम्मीद के साथ कहता था कि उसके पिता जिंदा है और एक दिन जरूर वापस लौटेंगे। इधर ओडिसियस की पत्नी अकेले ही पूरे इथाका राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन राज्य में कुछ लालची और स्वार्थी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। वे उससे शादी करके खुद इथाका का नया राजा बनना चाहते थे। उनका कहना था कि ओडिसियस के लौटने की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है, इसीलिए राज्य को नया शासक चुन लेना चाहिए। धीरे धीरे ये लोग राजगद्दी हथियाने के लिए तरह तरह की साजिशें रचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलीमेकस भी अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था। लेकिन राज्य के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वे इसे उसके पिता के नाम पर ताने मारते हुए कहते, जो अपने पिता का ही पता नहीं लगा सकता, वह इथाका का राजा कैसे बनेगा। इन बातों से परेशान होकर टेलीमेकस अपने पिता के एक पुराने मित्र के पास जाता है, जो अब लगभग अंधे हो चुके थे। उनके सामने वो अपनी दिल की बात रखते हुए कहता है, मैं भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे तलवारबाजी सिखाइए। ओडिसियस का वो पुराना मित्र अब लगभग अपनी देखने की शक्ति खो चुका था। इसलिए वो अपनी आंखों से नहीं, बल्कि आवाज, कदमों की आहट और हथियारों की हरकत से सामने वाले का अंदाजा लगाता था। इसी तरीके से वो टेलीमेकस को तलवारबाजी की बारीकियां सिखाना शुरू कर देता है। प्रशिक्षण के दौरान वो टेलीमेकस को उसके पिता ओडिसियस की बहादुरी और पराक्रम से जुड़ी कई पुरानी कहानियां भी सुनाता है, ताकि उसका आत्मविश्वास और मजबूत हो सके। उस वृद्ध योद्धा के पास एक बूढ़ा कुत्ता भी था, जो अब काफी कमजोर हो चुका था। वो टेलीमेकस को बताता है कि इस वफादार कुत्ते को वर्षों पहले खुद ओडिसियस यहां लेकर आया था और तब से ये आज तक अपने असली मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा है।
ओडिसियस का मित्र टेलीमैकस से कहता है, सिर्फ तलवार चलाना सीख लेने से कोई अपने पिता जैसा महान योद्धा नहीं बन जाता। यह बात टेलीमैकस के दिल में गहराई तक उतर जाती है। वहां से लौटते ही वो अपनी मां के पास पहुंचता है और अपने पिता के बारे में बार बार सवाल करने लगता है। वो कहता है कि अगर उन्हें जरा सी भी जानकारी हो तो वो किसी भी कीमत पर अपने पिता को ढूंढ निकालेगा। बेटे की बेचैनी देखकर उसकी मां उसे एक पुरानी बात बताती है। वो कहती है कि लगभग 10 साल पहले युद्ध पर जाने से पहले ओडिसियस ने उससे अकेले में कहा था, युद्ध का कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है कि मैं कभी वापस न लौट पाऊं। अगर ऐसा हो तो मेरा इंतजार मत करना। पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेना, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। वर्तमान में उसकी मां टेलीमैकस को ओडिसियस का धनुष देती है। टेलीमैकस कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहता है। तभी कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां ओडिसियस उसी धनुष पर बड़ी आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा देता है। यह देखकर उसकी मां समझ जाती है कि उसका बेटा अभी राज्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन टेलीमैकस हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी मां से कहता है कि वह एक महान सम्राट से मिलने जाएगा और अपने पिता के बारे में हर संभव जानकारी जुटाएगा। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेलीमैकस को लगता है कि उसकी मां राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उसे जाने से रोक रही है। ये सुनकर उसकी मां गुस्से में उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी बेकार की बातें मत करो। इसके बावजूद टेलीमैकस किसी की नहीं सुनता और एक नाव में सवार होकर उस सम्राट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद पहली बार हमारी मुलाकात ओडिसियस से होती है। वो एक सुनसान द्वीप पर अकेला भटक रहा होता है। उसके साथ एक रहस्यमय युवती भी होती है, जो बार बार उससे कहती है कि वह अपना अतीत याद करने की कोशिश करे। ओडिसियस पूरी ताकत से अपने दिमाग पर जोर डालता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी वहां एक दूसरी रहस्यमय महिला पहुंचती है। उसके आने के बाद ओडिसियस की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगती है। उससे याद आता है कि वो और उसके साथी लगातार 10 वर्षों तक भीषण युद्ध लड़ते रहे थे। आखिरकार दुश्मन सम्राट उसके सामने घुटने टेक देता है और उसी पल उस लंबे युद्ध का अंत हो जाता है। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। युद्ध जीतने के बाद ओडिसियस अपने 3 जहाजों के साथ इथाका लौट रहा था। एक जहाज की कमान उसका सबसे भरोसेमंद साथी संभाल रहा था। सफर के दौरान उन्हें समुद्र के बीच एक रहस्यमयी द्वीप दिखाई देता है। खाने पीने की तलाश में वे सभी उस द्वीप पर उतरते हैं। वहां उन्हें एक विशाल गुफा नजर आती है। जैसे ही वे उसके अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक एक खतरनाक विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचता है। वो बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सैनिकों को पकड़कर जिंदा ही खाने लगता है। जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो वो उसी गुफा के भीतर गहरी नींद में सो जाता है। वो राक्षस गहरी नींद में सो जाता है तो ओडिसियस के साथी उसी समय उसे मार डालने की बात करते हैं, लेकिन ओडिसियस उन्हें रोक देता है। वह समझ जाता है कि अगर राक्षस मर गया तो गुफा के मुहाने पर रखा विशाल पत्थर हटाने वाला कोई नहीं होगा और वे हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो जाएंगे। इसलिए वह सभी को धैर्य रखने और सही मौके का इंतजार करने के लिए कहता रहे। लेकिन हालात हर पल और भी बदतर होते जाते हैं। राक्षस एक एक करके ओडिसियस के साथियों को पकड़कर निगलने लगता है। अपने साथियों की दर्दनाक मौत देखकर ओडिसियस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक तेज नुकीला भाला उठाता है और पूरी ताकत से राक्षस की एकमात्र आंख में घोंप देता है।
दर्द से तड़पता हुआ राक्षस भयानक चीखें मारने लगता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओडिसियस और उसके बाकी साथी किसी तरह गुफा से बाहर निकल जाते हैं, अपनी नावों तक पहुंचते हैं और समुद्र के रास्ते वहां से भाग निकलते हैं। राक्षस उनका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन आखिरकार थक कर रुक जाता है। उधर वर्तमान समय में टेलीमेकस उस महान सम्राट से मिलने पहुंच जाता है। सम्राट उसे ट्रॉय के युद्ध की एक ऐसी घटना सुनाता है जिसकी झलक हमने कहानी की शुरुआत में भी देखी थी। वह बताता है कि जीत हासिल करने के लिए उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया था। बाहर से वह बिल्कुल साधारण घोड़े जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर कई बहादुर सैनिक छिपे हुए थे, जिनमें वह स्वयं भी शामिल था। दुश्मनों ने उसे जीत की निशानी समझकर अपने राज्य के भीतर ले लिया। रात होते ही सभी सैनिक चुपचाप घोड़े के अंदर से बाहर निकले और अचानक चारों तरफ हमला बोल दिया। इसी चतुर योजना की वजह से ट्रॉय का युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कहानी एक बार फिर ओडेसियस की ओर लौटती है। रहस्यमयी लड़की उसे दोबारा अपना अतीत याद करने के लिए कहती है। इस बार उसकी याददाश्त थोड़ा और लौट आती है। उसे याद आता है कि राक्षस वाले द्वीप से बच निकलने के बाद वे लोग एक दूसरे द्वीप पर खाने की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका सामना ऐसे विशालकाय दैत्यों से हुआ जो इंसानों जैसे दिखते थे, मगर उनका आकार किसी पहाड़ से कम नहीं था। उन्हें देखते ही ओडेसियस अपने साथियों को तुरंत वापस जहाज की ओर लौटने का आदेश देता है। फिर भी उन दैत्यों के हमले में उसके कई सैनिक मारे जाते हैं और बाकी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद वे एक और रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचते हैं। इस बार सभी को उम्मीद थी कि शायद यहां उन्हें खाना और थोड़ी राहत मिल जाएगी। ओडेसियस समुद्र किनारे ही रुक जाता है, जबकि उसके कुछ साथी भोजन की तलाश में द्वीप के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे एक हैरान कर देने वाला नजारा देखते हैं। वहां मौजूद सभी जंगली जानवर असामान्य रूप से शांत थे। वे किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि मानो किसी अनदेखी शक्ति के वश में थे। तभी उन्हें पास ही एक बेहद सुंदर और आलीशान घर दिखाई देता है। घर के अंदर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे और वहां एक रहस्यमयी महिला रहती थी। महिला सैनिकों को देखकर पहले थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जब सैनिक बताते हैं कि वे युद्ध करने नहीं बल्कि सिर्फ भोजन की तलाश में आए हैं, तो वह मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेती है। वह बड़े प्यार से सभी के सामने स्वादिष्ट भोजन परोसती है। भूखे सैनिक बिना किसी शक के खाना खाने लगते हैं। तभी महिला धीरे धीरे एक रहस्यमयी मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है। अचानक पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। देखते ही देखते जिसने भी उसका भोजन खाया था, वह एक एक करके भयानक तरीके से सूअर में बदलने लगता है। कुछ ही पलों में सभी सैनिक इंसान से जानवर बन चुके होते हैं और उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं होता। जब काफी देर तक उसके साथी वापस नहीं लौटते, तो ओडेसियस खुद उस रहस्यमयी घर की ओर निकल पड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह महिला उसका भी मुस्कुराकर स्वागत करती है और स्वादिष्ट भोजन परोसती है। जैसे ही ओडेसियस पहला निवाला खाने वाला होता है, तभी सूअर में बदल चुके उसके साथी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी बेचैनी देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। उसी समय उसकी नजर महिला के होठों पर पड़ती है। वो धीरे धीरे कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ रही होती है। बिना एक पल गंवाए ओडेसियस अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख देता है और सख्त आवाज में पूछता है कि आखिर वे एथाका वापस कैसे पहुंच सकते हैं। वो बताता है कि सालों से वह और उसके साथी समुद्र में भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने घर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा।
ओडिसियस की बहादुरी और समझदारी देखकर महिला सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो कहती है कि आगे एक और द्वीप आएगा जहां उन्हें कुछ जानवरों की बलि देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तभी समुद्र का रास्ता उनके लिए खुलेगा। ओडिसियस उसकी बात मान लेता है। इसके बाद महिला उसके सभी साथियों को फिर से इंसान बना देती है और सभी दोबारा अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगले द्वीप पर ओडिसियस की मुलाकात एक ऐसे राजा की आत्मा से होती है जिसे वो पहले से जानता था। उसे इस हाल में देखकर ओडिसियस हैरान रह जाता है। तब वो आत्मा उसे चेतावनी देती है कि जब भी वो अपने राज्य लौटे, सबसे पहले वहां की पूरी सच्चाई जान लेना, वरना उसका अंजाम भी उसी की तरह होगा। फिर वह अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि युद्ध जीतकर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए उसने अपने ही बेटे की बलि दे दी थी और उसी पाप का बदला उसकी पत्नी ने उसकी जान लेकर चुकाया। तभी एक दूसरी आत्मा ओडिसियस को आने वाले सबसे बड़े खतरे के बारे में बताती है। वह कहती है कि आगे एक ऐसा द्वीप आएगा जहां एक विशालकाय राक्षस उनका इंतजार कर रहा होगा। वहीं उनकी सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर वे उस परीक्षा को पार कर गए तो घर लौटने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वह यह भी चेतावनी देती है कि इस सफर में ओडिसियस के सभी साथी मारे जाएंगे और आखिर में सिर्फ वही अकेला जीवित बचेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ओडिसियस और उसके साथी तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, युद्ध में मारे गए उनके सभी साथियों की आत्माएं उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यह डरावना दृश्य देखकर सभी घबरा जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर चले जाते हैं। दूसरी ओर वर्तमान समय में एथाका के महल में एक शक्तिशाली व्यक्ति ओडिसियस की पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अब ओडिसियस के लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे उससे विवाह कर लेना चाहिए और राज्य की बागडोर उसके हाथों में सौंप देनी चाहिए। लेकिन ओडिसियस की पत्नी चुप रहती है और उसके प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं देती। उधर टेलीमेकस भी सम्राट से विदा लेने लगता है। सम्राट उसे सलाह देता है कि अब उसे अपने राज्य लौटकर अपनी मां की रक्षा करनी चाहिए। टेलीमेकस उसकी बात मानकर तुरंत एथाका के लिए रवाना हो जाता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां ओडिसियस समुद्र किनारे बैठकर एक छोटी नाव बना रहा होता है। तभी वही रहस्यमयी महिला उससे उसके अतीत के बारे में दोबारा पूछती है। इस बार ओडिसियस धीरे धीरे अपनी खोई हुई यादों को जोड़ते हुए आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि जब वह अपने साथियों के साथ जहाज से आगे बढ़ रहा था, तभी रास्ते में आत्माओं की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वे कह रही थीं कि इस समुद्र को पार करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ओडिसियस को अपने साहस पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, एक दिन वह अपने परिवार और अपने राज्य एथाका जरूर लौटेगा। कुछ समय बाद वे एक और द्वीप पर रुकते हैं। उसके साथी भोजन करने लगते हैं, लेकिन ओडिसियस कुछ भी नहीं खाता। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर अपने परिवार तक वापस पहुंचना। रात होते ही वे फिर से समुद्र की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती। समुद्र के बीच अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। विशाल लहरें उनके जहाज को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद क्या हुआ, ओडिसियस को कुछ भी याद नहीं रहता। तब वह रहस्यमयी महिला पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि तूफान के बाद ओडिसियस समुद्र किनारे गंभीर रूप से घायल पड़ा मिला था। वह उसे अपने घर ले आई, उसका इलाज किया और कई दिनों तक उसकी देखभाल करती रही। इतना कहकर
वह महिला ओडिसियस के हाथ में उसका पुराना लॉकेट रख देती है। जैसे ही वह उस लॉकेट को देखता है, उसकी सारी खोई हुई यादें एक एक करके लौट आती हैं। उसे अपनी पत्नी, अपने बेटे टेलीमैकस और अपने प्यारे राज्य इथाका की याद आ जाती है। अब उसे एहसास होता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उसका परिवार आज तक उसकी वापसी का इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद वह रहस्यमयी महिला ओडिसियस को सलाह देती है कि अब उसे अपनी नाव से वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। ओडिसियस उसकी बात मानता है, अपने किए पर पछतावा जताता है और छोटी सी नाव में बैठकर यात्रा शुरू कर देता है। सफर के दौरान वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को इथाका के समुद्र तट पर पड़ा हुआ पाता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए ओडिसियस एक भिखारी का भेष धारण कर अपने राज्य की ओर बढ़ता रहे। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बेटे टेलीमैकस से होती है, लेकिन वह अपनी असली पहचान नहीं बताता। वह केवल इतना कहता है कि वह ओडिसियस का पुराना साथी है और ओडिसियस जल्द ही लौटने वाला है। इसके बाद ओडिसियस टेलीमैकस को सलाह देता है कि वह महल जाकर लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करे। उसे पता लगाए कि कौन लोग अब भी ओडिसियस के वफादार हैं और कौन उसके लौटने से खुश नहीं होंगे। साथ ही वह टेलीमैकस से कहता है कि अपनी मां से यह कहे कि यदि वह चाहे तो किसी योग्य व्यक्ति से विवाह करने की घोषणा कर दे। इसी दौरान टेलीमैकस एक अजीब बात नोटिस करता है। ओडिसियस का बूढ़ा वफादार कुत्ता उस भिखारी को देखते ही खुशी से पूंछ हिलाने लगता है। ये देखकर टेलीमैकस को उस भिखारी पर शक होने लगता है। महल पहुंचकर टेलीमैकस अपनी मां से कहता है कि पूरे राज्य के सामने एक प्रतियोगिता रखी जाए। जो सबसे बहादुर साबित होगा उसी से वह विवाह करेगी और वही इथाका का नया राजा बनेगा। असल में टेलीमैकस चाहता था कि लालच में पड़े सभी दुश्मन आपस में ही लड़कर कमजोर हो जाए। उधर ओडिसियस भी भिखारी के भेष में सभा में पहुंच जाता है। कुछ पुराने लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन वह उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। बाद में वह अपनी पत्नी से अकेले में मिलकर अपनी सारी यात्रा और संघर्ष की कहानी बताता है कि कैसे उसने हर पल उसे याद किया। इसी बीच हमें पता चलता है कि देवी अथेना हमेशा ओडिसियस की रक्षा करती रही थी। कई साल पहले ट्रोजन हॉर्स की योजना में भी ओडिसियस शामिल था। युद्ध के दौरान उससे कुछ ऐसे पाप हुए थे जिनका बोझ वह वर्षों तक ढोता रहा, लेकिन अब अपने पश्चाताप और कठिन संघर्षों के कारण वह उस श्राप से मुक्त हो चुका था। वर्तमान समय में ओडिसियस की पत्नी पूरे राज्य के सामने विवाह की घोषणा करती है। वह ओडिसियस का विशाल धनुष लेकर आती है और कहती है कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सही निशाना लगाएगा वही उसका पति बनेगा। एक एक करके कई योद्धा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता। तभी एक व्यक्ति कहता है कि यह असंभव है और रानी को स्वयं किसी एक को चुन लेना चाहिए। उसी समय भिखारी बने ओडिसियस आगे बढ़कर कहता है कि वह यह कर सकता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल ओडिसियस आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है और सटीक निशाना भी लगा देता है। युद्ध खत्म होने के बाद जो लोग अब भी ओडिसियस के प्रति वफादार थे, वे सम्मान से उसके सामने सिर झुका देते हैं। लड़ाई के दौरान ओडिसियस गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी पीठ में कई तीर लगे होते हैं। उसकी पत्नी उसे गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन उपचार के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद कहानी 8 महीने आगे बढ़ती है। अब ओडिसियस अपनी पत्नी के साथ उन वीर सैनिकों को सम्मान देने उसी द्वीप पर जाने की तैयारी करता है। रवाना होने से पहले वह अपने बेटे टेलीमैकस को इथाका का नया राजा घोषित कर देता है। इसी भावुक पल के साथ यह शानदार फिल्म समाप्त होती है।
अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।